सेंटर ऑफ मास क्या चीज है? सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है किसी भी बॉडी के अंदर या बाहर कहीं पर भी, जहां पर माना जाता है कि पूरी बॉडी का मास उस पॉइंट पर पड़ा हुआ है। डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन एक्चुअल में इसको कैसे सोचा गया? ये किताब है। अब ये किताब में किसी ने पूछा सर मास कहां पर है? मैंने कहा देख ये रहा मास, ये रहा। तो कहते कॉपी में ये भी तो मास है, स्प्रिंग का भी तो मास है। ये देखो मास m1 m2 m3 अप टू, ये देखो हर जगह मास ही मास है। तुम कैसे पढ़ा सकते हो किसी बच्चे को कि यही मास है, सारा मास यहां पर है, और तुम क्या कह रहे हो यहां मास ही नहीं है? ये कैसी बात हुई? प्रैक्टिकल तो ऐसा होता ही नहीं है। किसी ने कहा कि पंखे का मास है, मैं पंखे का मास कैसे है? भाई उसके जो है, उसकी जो विंग्स है उसके अंदर मास है, सेंटर में मास है, रॉड पे भी मास है, हर जगह मास है। तो दुनिया में मास, पॉइंट मास होता ही नहीं है। कोई गाड़ी ले लो, गाड़ी के टायर का मास अलग है, M1 M2 M3, रिम का मास अलग है, उसकी बॉडी का मास अलग है, स्टीयरिंग का अलग है, सीट का अलग है, हर चीज की डेंसिटी अलग है, हर का मास अलग है। पर आज तक हमने जो फिजिक्स पढ़ी, हमने कभी ऐसा डिस्कस ही नहीं किया। हमने कहा जी कार मास m है, F इक्वल टू m है। हमने कहा कि ट्रेन, ट्रेन का मास m है, F इक्वल टू m है। प्लेन F इक्वल टू m है। अर्थ F इक्वल टू m है। मून F इक्वल टू m है। ऐसा थोड़ा होता है। किसी भी बॉडी को ध्यान से देखो, अलग अलग मास की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें। तो इस कॉपी के अंदर मास स्प्रिंग का अलग है, पेजेस का अलग है, इस कवर का अलग है, गत्ते का अलग है, हर का मास अलग है, लेकिन टोटल मास इसका कुछ ना कुछ m होता होगा। अब देखो ना, किसी ने कहा कि इसको डिस्कस करो, इसको, इसके ऊपर फोर्स डिस्कस करो, कितना मुश्किल काम है। मैं कहूंगा देखो ये बॉडी M1 M2 M3 M4 M5 Mn तक बनी हुई है, 1 करोड़ पार्टिकल्स हैं। 1 करोड़ पार्टिकल का पहला M1 के ऊपर फोर्स है M1 इंटू ए, M2 इंटू ए, M3 इंटू ए, M4 इंटू ए। बस सारी जिंदगी खत्म होगी मेरी, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाया, क्योंकि इतने करोड़ों मास है, बोल बोल के थक जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फोर्स नहीं कैलकुलेट होती मेरे से, मैं नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो फिर किसी बंदे ने क्या कहा, ऐसे काम ही नहीं करते। एक्चुअल में तो मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम ये मानेंगे कि मास एक ही पॉइंट पे पड़ा हुआ है, सभी पार्टिकल का मास m है, और हम एक ही पार्टिकल पे काम करेंगे, F इक्वल टू m है। लेकिन वो पार्टिकल ले कहां? जहां पे ये टिक जाए, जैसे ये कॉपी यहां पे टिक गई, ये देखो मैंने उंगली पे ऐसे टिका दिया, ये रखो, मान लो ये टिक गई। अब मैं ये मान रहा हूं कि ये उंगली पे टिक गई, तो सारे का सारा वेट मेरी उंगली के ऊपर है, तो सारे का सारा मास मेरी उंगली के ऊपर है, इसी पॉइंट पे जहां पे टिका के रखा हुआ है। तो अब मैं ये मानूंगा कि ये मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं हुई, सारा का सारा मास इसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, और इस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास। और इंस्टेड मैं M1 A1 M2 A2 M3 A3 1 करोड़ पार्टिकल का सॉल्व करूं, मैं कहूंगा टोटल मास m है, टोटल एक्सीलरेशन a है, F इज इक्वल टू m में सभी पार्टिकल की टोटल फोर्स एक झटके में आ जाएगी m में। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली तो M1 M2 M3 एग्जिस्ट करता है। ये चैप्टर कहां काम करता है? ये चैप्टर वहां काम करता है, आपको बताएगा कि सेंटर ऑफ मास का पॉइंट एग्जिस्ट कहां करता है। ये बॉडी जब बैलेंस हुई तो कैसे पता लगा कि यहीं पे बैलेंस होगी, यहां क्यों नहीं होगी, यहां क्यों नहीं होगी? तो आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताएगा, और वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढना है, ये चैप्टर का काम है, जिसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास। कोई कहता है जी ये रूम है, मैंने कहा रूम है, इसे बच्चे बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं। कोई कहता है मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा, इस रूम को उखाड़ दूंगा, बिल्डिंग से अपने हाथ पे उठाऊंगा, और बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे। उठा लो। तो मान लो नीचे से कर भी दिया उसने, इस रूम को ऐसे उठा भी दिया, बच्चे बैठे ऐसे ही बैठे रह गए। इसका मतलब जहां से उसने फिंगर पे उठा के रखा हुआ है, वो पॉइंट क्या माना जाएगा? सेंटर ऑफ मास। लेकिन इमेजिन करो, इनमें से सारे बच्चे उठ के रूम से डर के मारे इधर को आगे खिड़की की तरफ, अब चेंज हो जाएगा। अब वो उंगली यहां रखेगा तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहर इधर इस तरफ आ गया, इधर आ गया। अब उसको बैलेंस करना है तो वो अपने फिंगर को थोड़ा इस तरफ मूव करवाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो जाता है? जहां बॉडी का ज्यादा मास पड़ा है, तो ज्यादातर मास इस तरफ पड़ा है, सेंटर ऑफ मास भी यहां शिफ्ट हो गया। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी बाकी पार्टिकल कहां पर पड़े हुए हैं। अगर सारी की सारे पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है। पर अगर यहां पर ज्यादा मास है, सेंटर ऑफ मास इस तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है,
वो डिपेंड करती है कि बाकी पार्टिकल कहां पर पड़े हुए हैं, और ये चैप्टर यही डील करता है। अगर मैं बाकी पार्टिकल की लोकेशन आपको बताऊंगा, आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मुझे बता दोगे बाकी पार्टिकल की लोकेशन को देख के, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये असली में नहीं है। असली में समझो सेंटर ऑफ मास की ये सारा मास, मैं अगर बोलूंगा सारा मास ये पड़ा हुआ, वो कॉपी तो भरी पड़ी है मास से, सारा मास कैसे हो गया? ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हमारी जिंदगी को आसान बनाएगा, न्यूमेरिकल इजी करेगा। एन नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह एक पार्टिकल पे काम हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट है वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी एक्टिंग, है नहीं, लेकिन माना जाता है कि यहां पर पड़ा हुआ है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? और सेंटर ऑफ मास के अंदर मान लो दो मासेस हैं, एक मैं और एक ये, और मैं ढूंढना चाहता हूं कि हम दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर है। इमेजिन करो इसका मास है, मेरा भी एम, सेंटर ऑफ मास कहां पर पाया जाएगा? एग्जैक्टली हम दोनों के सेंटर पे। आपने कहा सर सेंटर पे, हवा में? बिल्कुल हवा में। ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, बॉडीज के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो ये नहीं है, रिंग है, एक रिंग का सेंटर ऑफ मास पता क्या होता है? रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे कोई मास ही नहीं होता, पर फिर भी कैलकुलेशन रिंग के सेंटर पे की जाती है। क्योंकि अगर आपने सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो सेंटर ऑफ मास ढूंढने का तरीका आपको पता होना चाहिए, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। तो मान लो मेरा मास इसका मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, और अगर इसका मास ज्यादा है, मेरा मास कम है, सेंटर ऑफ मास सेंटर की जगह कहां शिफ्ट हो जाएगा? आप इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहां हैवी मास है। तो मान लो आपके पास ये एक मास है m1, एक मास है m2, तो एक मास m1 एक मास m2 में इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, इसका क्या है? x2, y2, ये ओरिजिन है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 वेक्टर, इसका क्या है? r2 वेक्टर, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे एग्जिस्ट करता है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास, इसका कोऑर्डिनेट है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r सेंटर ऑफ मास वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r सेंटर ऑफ मास वेक्टर है। मेरे को क्या ढूंढना है? मेरे को ये ढूंढना है, मेरे को ये ढूंढना है। तो फिजिक्स में फॉर्मूला है ढूंढने का। अगर इस सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, m1 m2, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही पार्टिकल्स हैं, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दे दिए, x1 y1 x2 y2, और मैं इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 into x1 plus m2 into x2 upon m1 plus m2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 into y1 m2 into y2 by m1 plus m2। और अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम नहीं करना चाहता, इसमें काम करना चाहता है r सेंटर ऑफ मास, तो r सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर बाय m1 plus m2। ये तीन बड़े फेमस फॉर्मूलाज हैं टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इसके अंदर दो ही पार्टिकल लिए गए, m1 एंड m2। तो आज के बाद मैं आपको m1 m2 दूं, x1 y1 x2 y2 दूं, तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जाएगा, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूलाज कहां से आए, इसका प्रूफ हमने करना है। लेकिन उससे पहले अगर ये पार्टिकल दो से ज्यादा हुए तो ये रिजल्ट एक्सपेंडेबल है, m1 x1 m2 x2 upon mn xn तक जाएगा, और ऐसी y सेंटर ऑफ मास भी n नंबर ऑफ पार्टिकल तक जाएगा। तो आप 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 6 पार्टिकल, n पार्टिकल तक इन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हो। और आखिरी में क्वेश्चन ये राइज होता है, किसी को कैसे पता लगा ये फॉर्मूला सही है? इसके लिए है एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम।